जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपके लिए रिज़र्वेशन मिलता है। अगर आप रिज़र्वेशन की किसी भी कैटेगरी से आते हैं या फिर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस से आते हैं या फिर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर या फिर क्रीमी लेयर में आते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। लिटरली आप रिज़र्वेशन लेके बहुत आगे जाओगे। कभी-कभी क्या होता है कि अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी जो रिज़र्वेशन वाले लोग होते हैं, वो हमसे आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनको रिज़र्वेशन मिल जाता है। तो ये वीडियो को पूरा देखना, बहुत सी इन्फॉर्मेशन नई आपको यहाँ से मिलेगी और अगर आप चैनल पे नए हो, तो बगैर सब्सक्राइब किए मत जाना। तो यार देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि स्पेशली अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, तो आप ईडब्ल्यूएस का रिज़र्वेशन के लिए पात्र आप हो अगर आपकी वार्षिक जो आय है वो कम है, अगर आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिसकी सालाना इनकम जो क्राइटेरिया है उससे कम है, इकोनॉमिक अगर आप बीकर सेक्शन से आते हैं तो आपको 10% का रिज़र्वेशन मिलता है। लेकिन अभी क्या हुआ था कि गवर्नमेंट एक प्रस्ताव लेके आई है, उस प्रस्ताव में ये है कि जैसे ओबीसी वाले जो भी लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो रिज़र्वेशन के लिए यूपीएससी की कैटेगरी में अगर हम बात करें या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो ओबीसी स्पेशली ओबीसी कैटेगरी में जो लोग 2 तरीके से रिज़र्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो ये है कि क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा अ, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा होती है, तो इनको किसी भी तरीके का कोई रिज़र्वेशन नहीं मिलता और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर का मतलब अगर आप एनसीएल में आते हैं, तो आप 27% रिज़र्वेशन का लाभ ले सकते हैं। अब अभी तक होता क्या था कि जो जिसकी फैमिली की आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा है या जिसकी फैमिली की आय लेस देन 8 लाख रुपए से, तो वो भी लोग क्या कर रहे थे कि एनसीएल का रिज़र्वेशन ले रहे थे। पता नहीं कहाँ से उन्हें सर्टिफ़िकेट बनवाना आ रहा था और उनको सर्टिफ़िकेट मिल भी रहा था। सर्टिफ़िकेट मिलने के बावजूद भी वो लोग रिज़र्वेशन का लाभ ले रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव लाया कि इक्विवेलेंसी का कॉन्सेप्ट। ये अब तक ये कन्फ्यूज़न था कि जो एक आईएएस ऑफ़िसर होता है, अब देखो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं एक्स्ट्रा एक जानकारी आपसे साझा कर दूँ कि जो रिज़र्वेशन 27% का मिलता है, इसको सबसे पहले चैलेंज किया गया था 1992 के केस में, जो कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। तो उसमें ये कहा था कोर्ट ने कि ओबीसी वालों को 27% का रिज़र्वेशन तो मिलेगा, लेकिन उसमें भी 2 तरीके की कैटेगरी होंगी। पहला होगा एनसीएल और दूसरा होगा नॉन क्रीमी लेयर और दूसरा होगा क्रीमी लेयर। का मतलब ये कि जिन लोगों की आय लोगों से मतलब ये कि अगर आप खुद कैंडिडेट हैं और आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप अदर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ रिज़र्वेशन आपको मिलता है। तो वहाँ पे अगर आपकी खुद की अपनी जॉब है और आपकी सालाना इनकम अगर 1 करोड़ भी है और आप 20 लाख पर मंथ भी कमाते हैं, तो फिर भी आप ओबीसी का 27% का रिज़र्वेशन लेने के लिए आप पात्र हैं। हालाँकि ये कि यहाँ पे देखा ये जाता है कि आपके जो पिताजी हैं, उनकी आय कितनी है? अगर आपके जो पिताजी हैं, उन्होंने 40 साल से पहले ग्रेड ए या फिर ग्रेड बी की सर्विसेज़ दी हैं, तो आप क्रीमी लेयर में आएँगे मतलब कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एनी टाइप्स ऑफ रिज़र्वेशन। और अब यहाँ पे एक चैलेंज और है कि जो मान लो ए ग्रेड की जॉब है या फिर एक कोई यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट है, तो उसमें एक प्रोफ़ेसर होता है, तो उसकी आय और ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी वाले की आय को जब कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे एक चैलेंज आता है कि किसको एनसेल में रखें
या फिर किसको सीएल में रखा जाए। तो गवर्नमेंट अब यही कर रही है कि जो इक्विवेलेंसी का कॉन्सेप्ट है वो लाने का प्रयास कर रही है। इसमें किया ये जाएगा कि मान लो कोई ए ग्रुप का अधिकारी है और कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब पीएसयूज़ में काम करता है और उसकी अगर जो पोस्ट है, जिसकी सर्विसेज़ अगर ग्रुप ए के अधिकारी के समरूप हैं मतलब कि इक्वल हैं, तो वो व्यक्ति नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। भले ही आपकी सालाना आय कितनी भी हो, आप कितना भी कमाते हो, अगर आपकी सर्विसेज़ जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रुप ए जो भी अधिकारी ग्रुप बी की जॉब में आते हैं, तो इनके बच्चों को किसी भी तरीके का रिज़र्वेशन नहीं मिलता है क्योंकि इनके पापा की जो आय होती है, वो वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे अगर मान लो आपके पास 100 बीघा ज़मीन है और उस 100 बीघा ज़मीन से आप 1 साल में अगर 50 लाख रुपए भी अनाज आप प्रोडक्शन करते हैं, तो ये कृषि की आय आपकी सैलरी में काउंट नहीं होती है। आपके पापा की जो सर्विसेज़ हैं, अगर वो ग्रुप ए में हैं, ग्रुप बी में हैं तभी आप रिज़र्वेशन के पात्र नहीं होंगे, अन्यथा आपकी अगर ज़मीन अच्छी-खासी है और अगर आप कितना भी कमाते हैं, तो ये 8 लाख रुपए जो लिमिट तय करी गई है, इसमें जो कृषि से जो आय होती है, वो यहाँ पे काउंट नहीं होती है, भले ही आय आप कितनी ही कर लें। अभी कुछ दिनों पहले रवि सर को लेके बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई थी कि उनका फेक रिज़र्वेशन लेके ये ईडब्ल्यूएस से नहीं आते हैं, फिर भी इन्होंने रिज़र्वेशन लिया, इन्होंने 3 बार यूपीएससी निकाला है, तो भाई यहाँ पे वो लोग भूल गए कि आप चाहे 4 बार यूपीएससी निकालो, 5 बार यूपीएससी निकालो, आपकी का आय यहाँ पे काउंट नहीं होती है। आपके पापा की अगर आय 8 लाख रुपए से कम है, तब तो भी आप भले ही आप 1 करोड़ महीने का भी कमाते हों, लेकिन अगर आपके पापा 1 रुपए भी नहीं कमाते, तो आप पात्र होंगे 27% का रिज़र्वेशन लेने के लिए। तो यहाँ पे खुद की आय काउंट नहीं होती है, लेकिन बदलाव यहाँ पे ये करा जा रहा है, ये जानने में आ रहा है कि अब सरकार ये करने वाली है कि जो सर्विस आप प्राइवेट सेक्टर में देते हैं, तो आपकी आय 8 लाख रुपए से अगर कम है, तो आपके बच्चे एनसीएल के पात्र होंगे। और अगर पीएसयूज़ में आप काम करते हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफ़ेसर हैं, तो आपकी सर्विसेज़ देखी जाएँगी कि आपकी जो सर्विस है, वो ग्रुप ए, ग्रुप बी के जो भी ऑफ़िसर्स होते हैं, उनके इक्वल हैं कि नहीं हैं। अगर उनके इक्वल बैठती हैं, तो आपके बच्चे भी मेरे भाई पात्र होंगे नॉन मतलब कि क्रीमी लेयर में आप आ जाओगे और आपके बच्चे 27% का रिज़र्वेशन का लाभ नहीं ले पाएँगे। तो वही था टॉपिक, आई होप कि आपको समझ आया होगा। किसी भी तरीके का अगर डाउट हो तो वीडियो को नीचे कमेंट करना। अपना ख़्याल रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।